थिंक अमेरिका हैड नो आइडिया कि इस वॉर में क्या होगा, मगर इजराइल नेतन्याहू के तरफ से एकदम बिल्कुल ठीक टाइमिंग है, क्योंकि नेतन्याहू की इलेक्शंस हैं अक्टूबर में। हाँ हाँ और ये मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नेतन्याहू थ्राइव्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ऑन ऑन दिस। जब तक वो लड़ाई करवाते जाएंगे तब तक वो सत्ता में रहेंगे। जैसे वो सत्ता से गए, वो गए। जिस तरह के हमारे पुराने रिश्ते रहे ईरान से, वो आपने इन 10-15 दिनों में ही एकदम खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, जिसकी कीमत आज इस रूप में इस देश में लाइनें लगी हैं, एलपीजी का संकट है। ईरान ने क्या कहा, हम अमेरिका और उसके मित्र देशों की एनर्जी नहीं जाने देंगे, और सूत्रों से कितनी खबरें आती हैं वो जहाज नहीं जाने दे रहे। इसका मतलब है कि अब भारत की गिनती ईरान के मित्र देशों में नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके राष्ट्रपति से बातचीत की, आज की ये सबसे बड़ी सुर्खी है। क्या इससे कुछ स्थिति बदल सकती है भारत के पक्ष में? ये बातचीत अगर 10 दिन पहले हो जाता तो शायद कुछ इम्पोर्टेंस हम इसको अटैच करते, पर मुझे नहीं लगता कि इस बातचीत के दौरान या फिर कोई भी अगर प्रॉमिसेस किए गए हैं उसको ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। ये लड़ाई ऐसा है जिसमें भारत का या फिर किसी और देश का एनर्जी क्राइसिस उनके लिए प्रायोरिटी में नहीं आता है। उनके लिए प्रायोरिटी है उनका एग्जिस्टेंस और उनका जो लड़ाई क्षमता है, वो चीज। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप इजराइल क्या कर रहे थे। I mean, what was it? What was the urgency to be there? मुझे लगता है कि अमेरिका जो है सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को पहुंचा रहा तो वो भारत के हितों को या इस रीजन के पूरे हितों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि केवल तेल नहीं आ रहा, तेल की तो बात हम करेंगे, पर फर्टिलाइजर भी आ रहे हैं, केमिकल भी आ रहे हैं, लिक्विड नेचुरल गैस, ये सब चीजें आती हैं, और खासतौर से एशिया के लिए और हमारे जैसे देश के लिए जो लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है ऊर्जा के लिए। तो ईद के दिन अगर अमेरिका की तरफ से कोई प्रपोजल आए कि जी जंग को रोका जाए, तो एक तो अपॉर्चुनिटी वो है कि ईद के समय शायद जंग को थोड़े दिन के लिए या फिर 48 घंटे के लिए रोका जा सकता है। पर बात यह है, इजराइल ने इस जंग को शुरू किया है। क्या इजराइल ईद के समय अगर अमेरिका सीज फायर घोषणा करे तो इजराइल उस सीज फायर को मानेगा? नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम अखबार फिर से लेकर आए हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। ये चर्चा का 414वां एपिसोड है। लंबा सफ़र हो चुका है चर्चा का, और आप सब लोगों ने इसको लगातार सुना और सराहा है। तो आज की चर्चा में, जैसा हमने बताया, आपको पता है कि काफ़ी लंबा एक हिस्सा रहने वाला है, जो भारत में पश्चिमी एशिया में पैदा हुए युद्ध के हालात से पैदा हुए जो ऊर्जा का संकट है, एलपीजी का संकट है, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो साथी विकास और शार्दुल यहाँ पर हैं। हेलो। और ज्योत्सना मोहन होंगी, सीनियर जर्नलिस्ट रही हैं, और इसके अलावा द हिंदू के कल्लोल भट्टाचार्य होंगे। ईरान ने चीन और बांग्लादेश के टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दे रखी है, और बाकी किसी देश का नहीं गुजर रहा है। और यही वो रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से बड़ी मात्रा में भारत की भी ऊर्जा सप्लाई, ईंधन की सप्लाई होती रही है। अगर हम एलपीजी के नज़रिए से बात करें, एलपीजी जो कि इस समय सबसे बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आया हुआ है, तो करीब 60% अपने ज़रूरत का इन अरब देशों से भारत एलपीजी का आयात करता था, और अभी उसमें उस 60% का लगभग 90% हिस्सा बताया जा रहा है कि रुका हुआ है, उसमें कटौती हो गई है, बंद हो गया है। तो वहाँ से आने वाला एलपीजी लगभग बंद हुआ पड़ा है। ये जो हालात हैं, ये कब तक सुधर सकते हैं, इनमें किसी तरह के सुधरने की संभावना है, नहीं है? जो मैंने सुना आप कहीं अरब के कंट्रीज़ में ही किसी इस समय मौजूद हैं, थोड़ा सा अगर हमें बताना चाहे वहाँ के हालात कैसे हैं युद्ध में। मैं अबू धाबी में हूँ, और अबू धाबी है जहाँ यूएई का ओनली अमेरिकन एयरबेस है, अल दफ्रा के नाम से, शहर के थोड़े से बाहर है जी। तो आई थिंक तकरीबन कल 2 हफ्ते हो जाएंगे जब से ये युद्ध यहाँ शुरू हुआ है, और कहना तो नहीं चाहती हूँ, मगर वो थोड़ी सी आदत सी हो रही है कि रोज रात को आपको एक्सप्लोजन्स नहीं, मैं एक्सप्लोसिव साउंड्स कहूंगी, जब इंटरसेप्शन मिसाइल्स के इंटरसेप्शन होते हैं। शुरू में तो
बहुत डर लगता था, बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जो इनके अलर्ट्स आते हैं वो काफी स्कैरी होते हैं। इन द मिडल ऑफ द नाइट, जो रात को आप सो रहे हैं 3 बजे, तो सायरन के माफिक इनके अलर्ट्स आते हैं। अब थोड़ा थोड़ा उसकी आदत हो गई है, मगर देयर डजंट सीम टू बी, जिसको कहते हैं कोई एंड गेम इन साइट। यहाँ पर हम रोज, कोई पूछता है क्या बदला, कुछ नहीं बदला तब से। 14 दिन से आपको मिलिट्री जेट्स रोज सुनाई देते हैं, काफी दफा सुनाई देते हैं। या तो वो ड्रोन्स को नीचे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या दे आर जस्ट पेट्रोलिंग इन द स्काई। मिसाइल इंटरसेप्शंस आज 4 बारी सुन चुके हैं हम, कम से कम सुबह से, रोज दिन में। फिर इंफॉर्मेशन जो आती है, स्कूल्स बंद है 22 तारीख तक, मगर मुझे आशा नहीं है कि खुल जाएंगे इतनी जल्दी। कल जैसे अफवाहें फैलाई गई और कुछ न्यूज़पेपर्स और कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर को चलाया भी कि भारत को परमिशन मिल गया जी। पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि भारत जिस किस्म का डिप्लोमेसी कर रहा है वो एक, जैसे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल समय है कि आपने फोन किया अपने मित्र को और उन्होंने आपको एश्योरेंसेस दिए और उसी एश्योरेंसेस के मुताबिक काम हो जाएंगे जी। पर समझना ये जरूरी है इस वक्त कि ईरान इस वक्त एक युद्ध लड़ रहा, राइट, और एक इतना बड़ा युद्ध जिसको इन्होंने अपने आप के संदर्भ में, अपने कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा ये एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है उनके लिए। और जब एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई एक राष्ट्र यानी कि एक स्टेट लड़ता है, तब वो उस लड़ाई को कई डिमेंशंस में फाइट करता है। वो सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल या फिर वेपन्स के जरिए नहीं। अगर मैं चाणक्य की बात पे जाऊं तो उन्होंने भी कहा है कि ऐसे समय में लड़ाई को शायद 4 या 5 डिमेंशंस में फाइट किया जा सकता है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप इजराइल क्या कर रहे थे? I mean, what was it? What was the urgency to be there? Rumors तो तब से स्टार्ट थे। If you are, at that position, आपको ये नहीं पता कि a war is imminent. I find it very hard to believe. तो यानी आपके ट्रिप का पर्पस क्या था? आपने ये बताना है कि हम इजराइल के साथ हैं। अब आप देखिए ईरान के बारे में भी 180 लड़कियां मरी हैं वहां पर। अब कल जाकर कुछ घिसा पिटा सा कमेंट आया। आई डोंट इवन थिंक इट्स अ फुल acknowledgement of the attack in Minam. तो मुझे आई थिंक अब सोर्सेस सुनते सुनते अब हम कहाँ तक डूबेंगे, आई वांट टू सी। हमें ये रिलेशन, जैसा कि ज्योत्सना ने भी कहा और कल्लोल ने भी, इस चीज़ पर पहले ध्यान, थोड़ी सी दूरदर्शिता चाहिए थी। और यूनाइटेड स्टेट, हम जो भारत ने समर्थन किया वो सिक्योरिटी काउंसिल का किया, स्टेटमेंट का जो प्रपोजिशन था कि ईरान बंद करे हमले, जबकि यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन है वो ये है कि इजराइल और अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, गलत, उसका हमने खुल के समर्थन नहीं किया। तो आज की डेट में आप ये समझ लीजिए, अगर हमारे ईरान ने क्या कहा, हम अमेरिका और उसके मित्र देशों की एनर्जी नहीं जाने देंगे, और सूत्रों से कितनी खबरें आती रहे वो जहाज नहीं जाने दे रहे। इसका मतलब है कि अब भारत की गिनती ईरान के मित्र देशों में नहीं है, जो अपने आप में बहुत ही वाहियात स्थिति है, क्योंकि ये हमारा लगभग पड़ोसी है। अमेरिका हमारा दूर है, ठीक है, अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन बहुत था, ऊपर से पावर प्रोजेक्शन अमेरिका का अब हमेशा के लिए पंचर हो गया। अब देखिए अमेरिका का साम्राज्य कैसे फैला है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप करो। जो खाड़ी देश हैं, और सिर्फ खाड़ी देश नहीं, जहाँ की भी एनर्जी या कुछ भी चीज़ इस रास्ते पे, इस ग्लोबल ट्रेड पर डिपेंडेंट है, वो अंततः शांति पे डिपेंडेंट थी, जिसे अब अमेरिका ही मानने को तैयार नहीं है और इजराइल उसका साथी है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सिस्टम हमेशा के लिए टूट चुका है। मुझे लगता है कि अगर आप डिप्लोमेटिकली देखें तो भारत के और ईरान की अपनी स्थिति जो है वो जियो लोकेशन के हिसाब से भी और बाकी हिसाब से भी वो इतनी क्रूशियल है कि उसको, मुझे लगता है कि अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को पहुंचा रहा है तो वो भारत के हितों को या इस रीजन के पूरे हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसमें आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। और इसका शायद एक कारण वो भी है कि जो कुछ दिन पहले हमें यहाँ संकेत भी दिया गया था कि हम चीन जैसी गलती भारत के साथ नहीं दोहरा सकते। शायद एक वजह वो भी है कि वो अमेरिका वो टेस्ट कर रहा है ईरान के जरिए कि हम चीन को जो है वो कितना साइडलाइन कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमें इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो हमें होगा। और उसका एक और अभी यूएस ने सेक्शन 301 करके जो है वो
इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर टैरिफ पे फिर से लॉन्च सुप्रीम कोर्ट ने उनके कैंसिल कर दिए तो दोबारा लगाने को कह रहा है। एक तरफ तो वो पहले टैरिफ की धमकी हैं, फिर दूसरी तरफ आप सैंक्शन लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप 1 महीने के लिए रूस से तेल ले लीजिए। तो ये जो हम शायद पिछली चर्चा में भी आप डिस्कस कर रहे थे, सॉवरेनिटी का उस तरीके से शायद इशू ना हो, मगर ये बात बड़ा अहम है इस टाइम में ये देखना कि ना तो आपका ईरान उस तरीके से दोस्त है, अभी आपने खुद जो है बिगाड़ ली हैं चीज़ें, और ना अमेरिका जिसकी तरफ अमेरिका को आप खुद कहते रहे, लेकिन कोई दुनिया में नहीं मानेगा कि अमेरिका अब किसी का दोस्त है या कब से भारत का दोस्त है। वही स्थिति है। तो मुझे लगता है कि ये डिप्लोमेटिकली भारत ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां से देखना होगा कि आगे कैसे अब निकला जाए। कुआं और खाई। हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट जो इस समय चल रहा है, बुलडोजर इन काशी, इसको आपकी मदद की ज़रूरत है। एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत हम उन विषयों को उठाते हैं जिनका सरोकार आप लोगों से होता है, आम जनता से होता है, और हम इसमें एक इन डेप्थ ग्राउंड रिपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं ताकि उसके हर पहलू को हम एक सामूहिक रूप से आपके सामने ला सकें। तो इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को आपकी मदद की ज़रूरत है, इसको पूरा करने में हमारी मदद करें जल्द से जल्द। और न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का जो साझा सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, 15% की छूट है दोनों न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के साझा सब्सक्रिप्शन पे। और बिना सब्सक्रिप्शन के हमारा ऐसा मानना है कि पत्रकारिता नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञापन के दबाव में जो पत्रकारिता हो रही है, विज्ञापन के पैसे से जो पत्रकारिता हो रही है, उससे बहुत बड़े पैमाने पर अक्सर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है। सरकारें और बड़े कॉरपोरेशन पैसा देते हैं और बदले में उसका खामियाजा पत्रकारिता को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए भी हमारी आपसे गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन आधारित पत्रकारिता को मजबूती दें, उसका सहारा बने, न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के सब्सक्राइबर बने और 15% की जो ये छूट चल रही है इसका फ़ायदा उठाएं। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिल्ली में उत्तम नगर में जो घटना हुई होली के मौके पर, बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी आप लोगों के सामने आ चुकी हैं कि कैसे एक बच्ची ने एक बैलून फेंका, उस बैलून के छींटे एक महिला के ऊपर पड़े, मुस्लिम महिला थी, और वो उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपने घर के लोगों को बुला लिया और फिर 2 परिवारों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। और वो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ा कि उसमें एक तरुण कुमार नाम के एक युवक की जान चली गई और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे घटनाएं हुई हैं। पुलिस की छावनी में पूरा इलाका बदल गया और बुलडोज़र की कार्रवाई भी हुई जो आरोपी लोग हैं उनके घर पे। सिर्फ एक इंसिडेंट इस तरह के मामलों में, वो इंसिडेंट जैसे अपने आप में अगर आप देखें संदर्भ रहित रूप से, तो पानी का गुब्बारा है, रंग के गुब्बारे से इतना कैसे हो गया। लेकिन वो अंग्रेजी में कहावत है और उसके हर भाषा में लगभग हैं कि वो द स्ट्रॉ दैट ब्रोक कैमल्स बैक, वो पूरा बोझ पहले से पड़ा हुआ था, वो आखिरी तिनका तोड़ गया। वो एडिड चीज़ थी, ये घड़ा पहले से भरा हुआ था, वो बस आखिरी चीज़ से छलक गया। ये रंजिश यानी गहरी थी, ये जो द्वेष था एक दूसरे के प्रति परिवारों के बीच, वो लंबा था। हमारे साथी ने, जैसा आपने कहा, रिपोर्ट की है डिटेल में अवधेश ने, पर आप पाएंगे कि इस तरह की रंजिशें होती हैं। लेकिन ये मामले एस्केलेट इसलिए होते हैं, और हमने पहले भी इसका जिक्र किया अलग अलग घटनाओं पर, कि अंततः हमारे समाज में ये विश्वास पहले भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन पूरी तरह समाप्त होता जा रहा है कि कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आपसे फेयरली डील करेगी। भाई कोई जिसकी गलती भी है वो चाहता है कि मुझसे फेयरली डील किया जाए। ठीक बात। जब ये, जिसे कहते हैं ना, ये नींव नहीं है हमारे समाज में, इसीलिए आप देखते हैं कि जिसको जहां मौका मिलता है वो चाहता है कि हम तुरंत समाप्त कर दें, क्योंकि पता है कि मामला जैसे ही आगे बढ़ा न्याय नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब सोच रहे हैं, गलती करने वाला भी और गलती झेलने वाला भी। ठीक बात। इस न्याय व्यवस्था में, इस सामाजिक परिवेश में, जब आपके पास तुरंत मदद नहीं है, जो हमने वो हिट एंड रन केस में देखा था द्वारका में 3 हफ्ते पहले, जब वो लड़का, यंग लड़का 1.5 घंटा पड़ा रहा, लोग रील बनाते रहे, लेकिन उसको अस्पताल नहीं लेके गए, एम्बुलेंस बुलाई तो उसे आने में समय लगा। ये जो सामाजिक सुरक्षा की कमी है, जो सोशल सिक्योरिटी आपको मिलती है, कुछ लोग उसे टैक्स के नज़रिए से देखते हैं, कुछ लोग उसे मॉरलिटी के नज़रिए से देखते हैं, पर उसका एक हेल्दी समाज में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका फ़ायदा उठा रहे हैं अब ये बजरंग दल वाले टाइप। वो क्या कह रहे हैं कि देखो तुम्हें इंसाफ तो वैसे भी नहीं मिलेगा,
हम तुम्हारा इंसाफ अभी करते हैं, आगे कुछ भी हो हम इनका घर इंसाफ तोड़ तुम्हारा दिया। करवा देंगे और बदले में तुम हमारा जो नैरेटिव है उसको साथ खड़े रहो। और एक बड़ा सिडक्टिव होता है कि हाथ के हाथ इंसाफ मिल इंसाफ जाना। मिल जाए, बिल्कुल ठीक ये कहानियों की बात लगती है, बिल्कुल ठीक है। जबकि आप व्यवहारिक असल में सोचे, जो कोई भी पीड़ित चीज होता है उसको उसके अंदर से इच्छा एक ही होती है ना कि मुझे इमीडिएट न्याय मिल जाए, मेरे साथ जो हुआ है उसका मुझे फल मिल जाए। हाँ, उसका जो परिप्रेक्ष्य है वो निरपेक्ष नहीं है, बहुत बहुत संकीर्ण होता है उससे, क्योंकि उस समय एक तो वो आहत है, वो ट्रॉमेटाइज्ड भी है, उसको ये भी फीलिंग आती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, भले ही वो सही हो या ना हो, तो उसके परिप्रेक्ष्य पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। और ये जो ग्रुप है, ये असली प्रॉब्लम जो है, और ये दुख की बात है कि ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ये हमारे सत्ता दल से जुड़े हुए हैं। ये बहुत गलत सिग्नल है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि पुलिस वहां खड़ी है लेकिन उसका कोई इकबाल नहीं है। इन दिनों ऐसा हो गया कि प्रोसेस को जो है ना पनिशमेंट के तरीके से, जो पिछले कुछ दिनों कुछ सालों में जो चीज़ें हुई हैं, तो लोगों का वो भरोसे उठने की एक वजह वो भी है। लोगों को लगने लगा कि प्रोसेस में जाएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तो जो खुद से न्याय करने की और जो पेशेंस की कमी की मैं बात कह रहा हूँ, वो भी एक वजह है। और जहाँ तक बात है कि ये उत्तम नगर स्पेसिफिक, अगर हम इस घटना की बात करें, तो कुछ घटनाओं के साथ हम देख रहे हैं कि उनके साथ जो है जानबूझ के अलग तरीके से उनको मीडिया में भी स्पेस दिया जा रहा है, सरकार की ओर से भी उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जैसे जब ये घटना हुई उस दिन दिल्ली में शायद 6 से 7 मर्डर हुए हैं। अकेला ये मर्डर ऐसा नहीं है कि उत्तम नगर में एकलौता मर्डर हुआ, आंकड़ों के लिहाज से भी 6 से 7 मर्डर हुए, मगर ये अगले 4 दिन तक जो है पूरा मीडिया में था, सुर्खियों में था, और उसमें बजरंग दल और बाकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। इसी बीच एक नाबालिग लड़का जो है उसके हाथ से एक मर्डर हो जाता है, जो वैसा ही केस हुआ जैसे शार्दुल ने लिखा भी था, हिट एंड रन का, मगर वहाँ सेम है, वहाँ मरने वाला भी हिंदू है और ये जो आरोपी है वो भी हिंदू है। तो वो भी एक वजह है कि आपके अंदर भी जो है एक तरीके की नफरत कह लीजिए, या अंदर से आपके तरीके के भाव इस तरीके से हो गए हैं कि सामने वाला जैसे ही आप इजी टारगेट आपको दिख रहा है तो आप उस पूरे मामले को घुमा रहे हैं। और इसमें जो वकील का बयान था कि ये लोग खुद बजरंग दल से जुड़े थे, और शायद जो है ये इस वजह से ये पूरा मामला हुआ कि बजरंग दल और फिर हिंदू रक्षा दल, और मैं देख रहा हूँ वहाँ तमाम तरह के बाबा लोग और बाकी लोग वहाँ जा के जो है अलग अलग तरीके की भाषणबाजी और बयानबाजी उनको भड़काने में लगे हुए हैं। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।